अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। हमने फार्माकोकाइनेटिक्स में अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग टॉपिक स्टार्ट किया था। तो इसके अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोअवेलेबिलिटी। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको पूरी फार्माकोलॉजी में काम आएगा। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये बायो अवेलेबिलिटी होती क्या है? एक्चुअली मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी है। बायो अवेलेबिलिटी जो है मेजरमेंट है किस चीज़ की, उस रेट एंड एक्सटेंट की जो थेराप्यूटिकली एक्टिव ड्रग हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुँचती है इन अनचेंज्ड फॉर्म में, ठीक है, एंड इज़ मेड अवेलेबल एट द साइट ऑफ एक्शन। और अपना एक्शन परफॉर्म करने के लिए जिस रिसेप्टर पे अपनी साइट ऑफ एक्शन पे अवेलेबल होगी, उस अमाउंट को, उस एक्सटेंट को हम कहेंगे दैट इज़ बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। अब ये अनचेंज्ड फॉर्म ड्रग की पहुंचना ज़रूरी है क्योंकि जो ड्रग देते हैं वो एक्चुअली एक्टिव फॉर्म में होती है, और अनचेंज्ड फॉर्म में पहुंचेगी तो हमारे लिए जो है उसका एक्शन है अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी। अगर लीवर के अंदर जाके वो मेटाबोलाइज हो जाती है, इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स बन जाती हैं, तो वो हमारे काम की नहीं रहेगी। कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि उन्हें हम प्रो ड्रग कहते हैं, जो पहले से इनएक्टिव होती हैं फिर लीवर में जाके एक्टिव हो जाती हैं, वो एक अलग क्राइटेरिया है। अब आपको बायोअवेलेबिलिटी की समझ आ गई होगी क्या होती है। अब सिंपली इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग दैट रीचेज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। लिपन कार्ड में शॉर्ट से इसकी डेफिनेशन है, आप इसको याद करना चाहें इसको कर सकते हैं। अब बायोअवेलेबिलिटी दो तरह की होती है। एक हम बायोअवेलेबिलिटी को कहते हैं एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी, ठीक है, और दूसरी होती है कंपैरेटिव या रिलेटिव। अब इसको मैं एक्सप्लेन थोड़ा सा कर दूंगा। हम इसमें सबसे पहले देखते हैं कि हमने बायोअवेलेबिलिटी की डिटर्मिनेशन कैसे करनी है, कैसे डिटरमाइन करना है। तो इसके अंदर हम एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी को ले लेते हैं। एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी एक्चुअली ये जो है ना, इसके अंदर क्या होता है कि आप एक ड्रग को एक आईवी रूट के थ्रू देते हैं, ठीक है, हमारे पास एक ड्रग है उसको आप आईवी रूट के थ्रू देते हैं, और दूसरी ड्रग को आप ओरली देते हैं या किसी और रूट के थ्रू देते हैं। अब उसी एक ही ड्रग की आप डिफरेंट रूट्स के थ्रू देकर उनकी जो बायोअवेलेबिलिटी जो मेजर करेंगे, कंपेयर करेंगे, उसको हम कहेंगे दैट इज़ एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी। ठीक है, आप फार्माकोलॉजी में जनरल यही पढ़ेंगे, सिर्फ एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी ही पढ़ेंगे। कंपैरेटिव ये एक अलग सा टॉपिक है जो बायोफार्मास्यूटिक्स में पढ़ाया जाता है। तो आप इसको याद रखें कि एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है। अब आपने कैसे डिटर्मिनेशन करनी है इसकी, आपने क्या करना है, एक मतलब पेशेंट लेना है वॉलंटियर, उसको आपने क्या करना है, एक पेशेंट को देना है आईवी के थ्रू ड्रग देनी है, और फिर ओरली देनी है। आपने आईवी के थ्रू जब एडमिनिस्टर करेंगे, फिर उसके बाद आपने टाइम टू टाइम उसका ब्लड सैंपल लेना है। ब्लड सैंपल लेने के बाद उसकी जो ब्लड के अंदर ड्रग की अमाउंट है वो मेजर करते जाना है, ठीक है। और इस तरह आपके पास एक ग्राफ बनेगा, ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। जो आपने आईवी दिया है, तो आईवी दी है चूँकि जब आईवी जो होती है ना, इसके अंदर 100% जो होती है वो ब्लड के अंदर ब्लड जाती है, मतलब इसकी बायोअवेलेबिलिटी 100% होती है, क्योंकि आप सारी की सारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में ही एडमिनिस्टर कर रहे हैं, ठीक है। और इस जबकि ओरली होती है ये 100 ये कम होती है। क्यों? क्योंकि आगे हम इसका रीजंस पढ़ेंगे कि ओरली के थ्रू किन किन फैक्टर्स के थ्रू हमारी बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने ओरली दी है, 100 मिलीग्राम एक ड्रग दी है, ठीक है, वो जब आप उसकी बायोअवेलेबिलिटी मेजर करते हैं तो आपको 70% मिलती है, तो 30% लॉस हो जाती है। ये कहाँ होती है, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसकी फैक्टर्स। अच्छा, अब आप आईवी के थ्रू हमने दी ड्रग, अपने वक्त से वक्त टाइम टू टाइम क्या लेते रहेंगे, सैंपल लेते रहेंगे। तो चूंकि आईवी में 0 पॉइंट पे सारी की सारी ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में होती है, तो इसका ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये हमारे पास प्लाज्मा कंसंट्रेशन आप लेनी है वाई एक्सेस पे, और आपने टाइम लेना है एक्स एक्सेस पे। तो आपने जो ग्राफ आपका जो आएगा इस तरह आएगा कि ये टॉप से स्टार्ट होगा, इससे जाएगा, क्योंकि जब आपने आईवी के थ्रू दी 100% ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में, फिर जैसे एक्सक्रीशन होगी तो फिर ये रिलीज डिक्रीज होती जाएगी टाइम टू टाइम, ठीक है, ये ग्राफ बन जाएगा। और इसी तरह आप, ये है आईवी का, आप ओरली एक ड्रग देंगे, उसके बाद उसका ग्राफ देखेंगे, ग्राफ बनाएंगे। जब आप ओरली देंगे तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में 0 पॉइंट पे, 0 टाइम पे वो 0 होगी। जैसे ही उसकी मतलब आगे एब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है, फिर उसके बाद उसका ग्राफ ऐसा ऐसा बढ़ता जाएगा। ये यहाँ पे जाके मैक्सिमम अमाउंट आपको प्लाज्मा मिलेगी। फिर इसके बाद एक्सक्रीशन का प्रोसेस होगा, फिर इसके बाद आपको डिक्रीज़ होती जाएगी, जो आपकी मेजरमेंट करेंगे प्लाज्मा कंसंट्रेशन ड्रग की, और डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह ग्राफ मिलेगा। हमारे पास दो ग्राफ है, एक आईवी का, एक ओरल का। आप इनके नीचे, इसके नीचे जो एरिया है, ये जो कर्व है आईवी की ओरल की, इसके नीचे जितना भी एरिया है इसको हम कहते हैं एयूसी, एरिया अंडर द कर्व। अब एयूसी ऑफ आईवी का भी मालूम कर लेना है, एयूसी ऑफ ओरल का भी मालूम कर लेना है। आपके पास दो एरिया आ गया, ठीक है। आप इन दोनों के थ्रू आप बायोअवेलेबिलिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। हम इसका फार्मूला इस तरह लिखेंगे, बायोअवेलेबिलिटी या एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी कह सकते हैं कि एयूसी ऑफ आईवी बटा, क्योंकि आप डोज भी तो देंगे ना, तो डोज ऑफ आईवी, ठीक है, डोज यहाँ लिख देते हैं, डोज ऑफ आईवी बटा एयूसी ओरली या ओरल ड्रग, और डोज ऑफ
ओरल, ठीक है। अगर आप इसकी परसेंटेज निकालें, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। तो आप ये है इस तरह। अब अगर आपको इस तरह याद नहीं रहता तो आप इस तरह लिख सकते हैं AUC IV ओवर AUC, आप इस तरह लिख सकते हैं AUC ओरल मल्टीप्लाई मतलब डोज जो है डोज ऑफ ओरल और ओवर डोज ऑफ IV मल्टीप्लाई 100। ये असल फार्मूला होता है बायो अवेलेबिलिटी का। लिपन का फार्माकोलॉजी के अंदर इन्होंने सिंपल दिया है, इन्होंने डोज का जिक्र नहीं किया। इन्होंने लिखा है कि बायो अवेलेबिलिटी आपने सिंपल इस तरह लिखनी है, बायो अवेलेबिलिटी AUC, ठीक है, AUC ऑफ ओरल ओवर AUC ऑफ IV। अगर परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो ये सिंपली लिखा है, ये है लिपन का फार्माकोलॉजी की में। एक्चुअली हम चूँकि जो भी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन उसकी डोज भी तो होगी, तो डोज के लिए हम जो ये वाला फार्मूला लिखेंगे, या ये लिख लें या ये लिखें, एक ही चीज़ है, ठीक है। इन दोनों में से एक फार्मूला लिखेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको जनरल कंसेप्ट मिला कि हमने बायो अवेलेबिलिटी मेजर कैसे करनी है, ओरली या IV, ठीक है। आपने एक ड्रग क्या IV दी है, उसकी 100% अवेलेबिलिटी आएगी, वो फार्मूला के थ्रू आप मेजर करेंगे। इस तरह फिर ये ओरली देंगे, उसके AUC मेजर करेंगे, फिर दोनों को आप कंपेयर करके फार्मूले के थ्रू आप बायो अवेलेबिलिटी निकाल सकते हैं। अच्छा, तो इसके बाद हमारे पास हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बायो अवेलेबिलिटी। और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी बायो अवेलेबिलिटी को डिक्रीज़ कर सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स पर इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जो है हमारे पास आता है वो है फर्स्ट पास इफेक्ट। क्या है फर्स्ट पास इफेक्ट? ये क्या होता है, इसको समझना ज़रूरी है। फर्स्ट पास इफेक्ट, अब देखिए फर्स्ट पास इफेक्ट क्या होता है। आपने कोई ड्रग जब ओरली दी है, ओरली जो भी ड्रग देंगे वो क्या होगी, वो अब्जॉर्प्शन से पहले, सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले, क्योंकि GIT में आती है, GIT के थ्रू आगे चल जाती है पोर्टल सर्कुलेशन में। पोर्टल सर्कुलेशन इसे कहाँ कहाँ पहुँचा जाता है, पोर्टल सर्कुलेशन इसे लीवर में पहुंचा देता है। जब ड्रग लीवर में जाएगी, लीवर इज़ अ मेटाबोलाइजिंग ऑर्गन, ठीक है। ये क्या कर देगा, हमारी जो ड्रग होगी उसको मेटाबोलाइज कर देगा, मेटाबोलाइज करके हमारी जो मेटाबोलाइट्स होंगे उन्हें इन ड्रग को इनएक्टिव कर देगा, क्योंकि हमें तो एक्टिव ड्रग ही काम किया ना। एक्टिव ड्रग होगी तो हमारा एक्शन परफॉर्म करेगी। ड्रग हो जाती है इनएक्टिव, जब इनएक्टिव होती है तो फिर वो अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी और वो बगैर अपना एक्शन परफॉर्म किए बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगी। तो जितनी अमाउंट ऑफ ड्रग GIT से पोर्टल सर्कुलेशन में पहुंचने के बाद लीवर में इनएक्टिव हो जाती है और एक्शन नहीं परफॉर्म करती, उससे हम कहेंगे दैट इज़ फर्स्ट पास इफेक्ट, कि हमारी ड्रग फर्स्ट पास इफेक्ट के थ्रू गुजरी है, जिससे हमें इफेक्ट नहीं मिला। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि बायो अवेलेबिलिटी को डिक्रीज़ कर सकता है, क्योंकि ड्रग इनएक्टिव हो जाएगी, सिस्टमिक सर्कुलेशन में अवेलेबल नहीं होगी, साइट ऑफ एक्शन पे अवेलेबल नहीं होगी, तो हमें बायो अवेलेबिलिटी उसकी कम हो जाएगी। अब इसके अंदर एक आपको बेहतरीन एग्जांपल दूं, नाइट्रोग्लिसरीन है। जैसे जो नाइट्रोग्लिसरीन जो है, अगर इसको आप ओरली देते हैं, अगर आप इसको ओरली देते हैं तो ये 90% क्या हो जाती है, फर्स्ट पास के इफेक्ट के थ्रू इनएक्टिव हो जाती है। 90%, 10% ओनली हमारे पास बचती है। इसकी वजह से हमें इसकी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट डोजेस देनी पड़ती हैं, दिन में काफ़ी मरतबा देना पड़ता है। तो फिर हम क्या करते हैं, फर्स्ट पास इफेक्ट से बचने के लिए हम इसे या तो फिर क्या देते हैं, सब लिंगुली दे देते हैं, ठीक है, सब लिंगुली दे देते हैं, या फिर हम इन्हें IV के थ्रू दे देते हैं, या फिर हम ट्रांसडर्मल पैच के थ्रू या किसी और रूट के थ्रू दे देते हैं, ताकि हमें इसकी बायो अवेलेबिलिटी मिल सके। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमारी बायो अवेलेबिलिटी पे इफेक्ट कर रहा है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है सोलोबिलिटी। सोलोबिलिटी क्या है, अब देखें, हमने पीछे पढ़ा कि हमारी जितनी ड्रग लाइपोफिलिक होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, अब्जॉर्प्शन होगी इसकी। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लिपोफिलिक है, बहुत ज़्यादा लिपोफिलिक है, वो भी नुकसानदेह है। वो क्या होगी, जब बहुत ज़्यादा लिपोफिलिक होगी तो वो एक्वस हमारे सॉल्वेंट के अंदर सोलबल नहीं होगी। जो एक्व सॉल्वेंट है, एक्व सोल्यूशन है, उसके अंदर उसकी सोलबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। और इसके अलावा अगर हमारी ड्रग बहुत ज़्यादा हाइड्रोफिलिक है, बहुत ज़्यादा हाइड्रोफिलिक है, तो वो भी नुकसानदेह है। वो क्या, कि वो हमारी मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगी। क्या, मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगी। जब मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगी तो वो अब्जॉर्ब नहीं होगी, अब्जॉर्ब नहीं होगी तो हमारी बायो अवेलेबिलिटी नहीं होगी। तो क्या होना चाहिए, ड्रग की सोलबिलिटी एक इंटरमीडिएट होनी चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा लिपोफिलिक हो लेकिन एक्वस सॉल्वेंट में अब्जॉर्ब भी हो सके, तो वो हमारे लिए अच्छी बायो अवेलेबिलिटी दे सकती है। इसलिए हमारी जो ड्रग्स होती हैं ज़्यादातर वीक एसिड्स या वीक बेसिस होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास तीसरा फैक्टर इसका जो है वो है केमिकल इनएक्टिविटी। केमिकल इनएक्टिविटी क्या है, अब देखिए कुछ ड्रग्स क्या होती हैं, हमारे GIT के अंदर जाकर अनस्टेबल हो जाती हैं। GIT के अंदर जाकर अनस्टेबल होगी, जब अनस्टेबल होगी तो वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं पहुंच पाएगी, हमें बायो अवेलेबिलिटी नहीं देगी। फॉर एग्जांपल पेंसिलिन जी क्या करती है, ये जाके हमारे GIT में अनस्टेबल हो जाती है, केमिकली अनस्टेबल हो जाती है। इसी तरह कुछ ड्रग्स हमारी क्या GIT के अंदर जाकर क्या करती हैं, GIT के डिग्रेडेटिव एंजाइम्स हैं, हमारी ड्रग्स को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमारे पास इंसुलिन है,
तो ये फैक्टर भी मैटर करता है हमारी बायोअवेलेबिलिटी पे, ठीक है। अगर हमारी ड्रग जो है जीआईटी के अंदर डिस्ट्रॉय हो गई है, वो सिस्टम सर्कुलेशन नहीं पहुंच पाएगी, वो हमारी साइट ऑफ एक्शन पे एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी। इसी तरह अगर कोई ड्रग अनस्टेबल हो गई है, वो भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारी बायोअवेलेबिलिटी पे इफेक्ट करता है। इसी तरह एक चौथा फैक्टर है नेचर ऑफ ड्रग फार्मुलेशन। क्या है? ड्रग फार्मुलेशन। अब ड्रग फार्मुलेशन हम पीछे इसके फैक्टर्स में पढ़ चुके हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जब ड्रग बनती है, जब ड्रग की फार्मुलेशन हो रही होती है, तो उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हम ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक्सिपिएंट्स है, एक्सिपिएंट्स के बारे में पढ़ा, काफ़ी सारे एक्सिपिएंट्स हैं, ठीक है, जो कि ड्रग फार्मुलेशन में ऐड किए जाते हैं और वो हमारी बायोअवेलेबिलिटी पे इफेक्ट हो रहे होते हैं। इस तरह हमारी जो ड्रग है उसका पार्टिकल साइज़, इसके अलावा हमने और प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, फॉर एग्जांपल जैसे पॉलीमॉर्फिज्म थी, ठीक है, इसके अलावा साल्ट फॉर्मेशन थी, और कोटिंग्स पढ़ी थी, इंटेरिक कोटिंग, सस्टेन रिलीज कोटिंग। ये सारी चीज़ें क्या कर रही थी? हमारी डिसोल्यूशन रेट पे इफ़ेक्ट कर रही थी। जब ये डिसोल्यूशन रेट पे इफ़ेक्ट करेंगी तो हमारी बायोअवेलेबिलिटी इफ़ेक्ट करेंगी, क्योंकि जितनी अच्छी डिसोल्यूशन होगी उतनी अच्छी ही अब्जॉर्प्शन होगी, उतनी अच्छी ही बायोअवेलेबिलिटी होगी। तो ये अगर आपके ये सारे एक्सिपिएंट्स वगैरह, अगर आपकी ड्रग की नेचर अच्छी नहीं है तो उसकी डिसोल्यूशन अच्छी नहीं होगी और वो अच्छे से ऑब्जर्व नहीं हो पाएगी। अगर इनकी अच्छी नेचर है, अच्छी नेचर के हैं, अच्छी उनकी डिसोल्यूशन होगी और अच्छी ऑब्जर्प्शन होगी, आपको अच्छी बायोअवेलेबिलिटी मिल सकती है। तो ये चंद एक फैक्टर्स है जो कि हमारी बायोअवेलेबिलिटी पे इफेक्ट कर रहे हैं। लिपिड फार्माकोलॉजी में आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखें, हमने बायोअवेलेबिलिटी पढ़ी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर हमने डिटर्मिनेशन का मेथड पढ़ा, तो मैंने आपको ग्राफ के थ्रू अच्छी तरह से समझा दिया, आप उस तरह नोट कर लें। इसके बाद इसके कुछ फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स में हमारे पास 4 मेन फैक्टर्स लिपिड फार्माकोलॉजी में एक्सप्लेन किए हुए हैं। फर्स्ट पास इफेक्ट क्या होता है हमने समझा, इसके बाद सोलबिलिटी ऑफ ड्रग है, केमिकल इंस्टेबिलिटी है, और इसके बाद नेचर ऑफ ड्रग है। एक टॉपिक बचा हुआ है बायो इक्विवेलेंस। मैं छोटी सी वीडियो के अंदर आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा कि बायो इक्विवेलेंस क्या होती है, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। अच्छा, पीछे हमने एक टर्म यूज़ की थी कि बायोअवेलेबिलिटी की 2 टाइप्स हैं। एक तो थी एब्सोल्यूट, हमने सारा एब्सोल्यूट के बारे में पढ़ा। एक होती है रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी। रिलेटिव या उसको हम कंपैरेटिव भी कहते हैं। थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूँ ये क्या होती है। जो रिलेटिव या कंपैरेटिव है, इसमें क्या है, जो एब्सोल्यूट थी उसके अंदर हम क्या थी, एक ही ड्रग थी, उसको हमने आईवी के थ्रू, ओरली के थ्रू दे के कंपेयर किया और हमने बायोअवेलेबिलिटी मालूम की। इसके अंदर क्या होता है कंपैरेटिव या रिलेटिव के अंदर, इसके अंदर आप 2 डिफरेंट ड्रग्स जो हैं एक ही रूट के थ्रू देते हैं और फिर उनकी एयूसी, एरिया अंडर द कर्व, जो आपके पास आता है उनको कंपेयर करके आप मालूम करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ड्रग ए थी, ठीक है, एक बी थी, ठीक है, आपने दोनों को क्या दिया, दोनों को आपने ओरली दिया। अब क्या करेंगे, ए ड्रग का एयूसी मालूम करेंगे, बी ड्रग का एयूसी मालूम करेंगे, दोनों को ओरली। अब इन्हीं दोनों के एयूसी को आप क्या करेंगे, एयूसी ऑफ ए बटा एयूसी ऑफ बी मल्टीप्लाई डोज जो आपने दी थी, डोज ऑफ बी बटा डोज ऑफ ए। अगर आपने मालूम करनी है इसकी परसेंटेज, मल्टीप्लाई 100, तो ये हमारे पास कंपेरेटिव रिलेटिव वेरिएबिलिटी आ जाएगी। इसके अंदर मेन कंसेप्ट क्या है कि 2 डिफरेंट ड्रग्स एक ही रूट के थ्रू देंगे, उनके एयूसी को कंपेयर करेंगे, तो आपके पास इसकी रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी या कंपेरेटिव बायोअवेलेबिलिटी आ जाएगी। ये थोड़ा सा कंसेप्ट था। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसको बायो इक्विवेलेंस को थोड़ा सा समझेंगे।